नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईडी मिड सेशन में आपका स्वागत है। 5 बड़ी खबरों को लेकर आपसे रूबरू होंगे। इस दौरान आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में सियासत अब नए रूप में नजर आएगी, क्योंकि मंत्रालय मिल चुके हैं, विभाग बढ़ चुके हैं। लेकिन विभाग बढ़ने के साथ क्या दिखाई दे रहा, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही समझेंगे कि अंधविश्वास का है इसे, क्या कुछ और ऐसी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। यह तो होना ही था। क्राइम अब नहीं। जनता को इलेक्ट्रिक शॉक। माननीय के दबंग लाल। क्यों गधे पर बैठे उप सरपंच। शुरुआत करते हैं 11 दिन बाद। आखिरकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह अपने मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया। जनसंपर्क जैसे कई अहम पद मुख्यमंत्री ने खुद अपने साथ रखे हैं, जबकि गृह, जेल, संसदीय कार्य और विधि विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को दिए गए। भोपाल से एक और यही खबर है कि सीनियर लीडर गोपाल भार्गव को पीडब्ल्यूडी और जगदीश देवड़ा को वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी गई। यशोधरा राजे को खेल एवं युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग मिला है, जबकि विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा और भोपाल गैस त्रासदी राहत व पुनर्वास मंत्री बनाए गए। इसके साथ ही सिंधिया खेमे के मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी की गई। इमरती देवी जो कहा करती थी कि यदि सिंधिया कहे तो कुएं में कूद जाऊंगी, तो जरूरत नहीं पड़ी कूदने की, और उनको महिला बाल विकास विभाग मिल गया, जिम्मेदारी दी गई। वहीं विभागों के बंटवारों को लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्रियों का भी दर्द सामने आया। मंत्री पद न मिलने पर पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने ट्विटर पर भड़ास निकालते हुए लिखा है कि इस हाथ दे उस हाथ ले का शानदार उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। तो वहीं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर बीजेपी पर तंज कसते हुए लिखा है कि आखिर 11 दिनों के वर्कआउट के बाद लूट का बंटवारा हो ही गया। तो मध्य प्रदेश में विभाग बढ़ गए, सियासत भी शुरू हो गई। लूट का बंटवारा कह दिया पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अजय बिश्नोई को समझ नहीं आ रहा है कि इतने दिनों बाद तो मैं फिर से विधायक बना था और मंत्री क्यों नहीं बना। तो फिर बार बार अपना जो दर्द है वो झलक रहा है, या यूं कहें सीनियर लीडर हैं तो समझते हैं कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो एक तरह से कहा जाए तो दिखा भी रहे हैं समय समय पर आईना, लेकिन आईने दिखाने की क्या निकाले हम मायने, सवाल ये भी है। पर जब ये सब सामने आया तो मध्य प्रदेश के गृह, जेल, विधि विधायी, संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो सबसे बड़े बनकर उभरे हैं, उन्होंने क्या कहा सुनिएगा। शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं, सभी शीर्ष नेतृत्व के लोगों का, कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। संसदीय कार्य मुझ पे हिंदुस्तान में सर्वाधिक समय से है। विधि विभाग भी मुझ पे लगभग 10 साल रहा है। जेल नया है, बाकी तो पुराने ही है सबके सब। शब्दावली का जिस तरह का प्रयोग कांग्रेस करती है ना, उसके कारण ही आज देश भर में कांग्रेस का सूरज अस्ताचल की ओर है। देश में जिस पार्टी का एक छत्र राज था, आज ये स्थिति है कि उसका नेता प्रतिपक्ष 10 साल से लोकसभा में नहीं। आतंकवादियों की भाषा बोलना, 370 का विरोध करना, 35A का विरोध करना, राष्ट्र विरोधी बात करना, कन्हैया कुमार से मिलने जाना, तो ये जयचंदों की उसमें आता है श्रेणी। धोखा देना, कर्जा माफी किसान की नहीं की, ये आता है। अब यही कारण है कि उनकी पार्टी में टूट होती है। लोग उनकी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। कल एक विधायक मध्य प्रदेश में चले गए, 30 का राजस्थान का सुन रहे हैं, जो जैसा बयान आदरणीय पायलट जी का आया है। तो अब इतिहास की वस्तु कुछ दिनों में कांग्रेस हो जाएगी, या तो अपने आप को बदले, नहीं लोग बदल देंगे। वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं अजय बिश्नोई जी, तो उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही है ये स्पष्ट अभी नहीं हुई है। मैं भी कोशिश करूंगा बात करने की। चलिए, तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो दूसरे नंबर की पोजीशन में है इस समय मध्य प्रदेश में, सबसे पावरफुल मंत्री, क्योंकि गृह उनके पास है, जेल उनके पास है, संसदीय कार्य मंत्री है, उसके बाद विधि विधायी का जिम्मा भी उनके हवाले किया गया है। लेकिन वो कहते हैं कि कांग्रेस कहीं इतिहास ना बन जाए, क्योंकि लगातार दिग्विजय सिंह के निशाने पर है भारतीय जनता पार्टी, और अपने नेता यानी कि
जिन्होंने सवाल खड़े किया अजय बिश्नोई ने, उन्होंने कहा कि हो सकता है, मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि ये जानकारी में आएगा भी नहीं। वो जो सवाल उठा रहा है उसका जवाब बीजेपी देगी कैसे। चलिए सीधे चलते हैं हम, और इस वक्त आकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। आकाश, क्या कहेंगे? मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, विस्तार के बाद विभाग भी बढ़ गए, इंतजार काफी लंबा करना पड़ा, लेकिन अब विभाग बंटने के बाद क्या दिखाई दे रहा, कितना उत्साह है? हमने देखा कि कई मंत्रियों से आपने भी बात की है, कुछ से हमने बात की है, तो अब क्या कह रहे हैं मंत्री लोग? और जिस तरह की सियासत अजय बिश्नोई जैसे लोग ट्विटर के जरिए या दिग्विजय सिंह कह रहे हैं, तो ये क्या दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल मनोज जी, विभागों के बंटवारे के बाद मध्य प्रदेश में जो कैबिनेट मंत्री बने थे या राज्य मंत्री बने थे, कुल मिलाकर टीम शिवराज का आज एक तरीके से औपचारिक जो विभाग बंटवारा था वो पूरी तरीके से संपन्न हो गया है। और आज से अब जो है मध्य प्रदेश में जो सरकार है तेज गति के साथ विकास के काम करेगी। तमाम मंत्रियों से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने जो है इसको लेकर खुशी भी जाहिर की, और जो उन्हें विभाग दिया गया है, कुल मिलाकर अगर हम बीजेपी नेताओं की बात करें, मंत्रियों की बात करें, तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जो मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हुआ है वो संतुलित तरीके से हुआ है और सही जिम्मेदारी तमाम मंत्रियों को दी गई है। जिस तरीके से हम मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को भी सुन रहे थे, उन्होंने भी साफ तौर पर केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट किया है और इस बात को कहा है कि अब जो है तेज गति के साथ मध्य प्रदेश विकास करेगा। टीम शिवराज जो है अब कोरोना को हराने के लिए तेज गति के साथ काम करेगी। सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति से भी मध्य प्रदेश को मजबूत करने के लिए सरकार काम करेगी। लेकिन जिस तरीके से आपने भी जिस बात का जिक्र किया कि अभी भी कहीं ना कहीं सीनियर लीडर्स जो हैं बीजेपी के, जो विधायक भी हैं, सीनियर विधायक हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी, उनका दर्द धीरे धीरे कर अभी भी निकल रहा है। और यही कारण है कि बीजेपी इसको लेकर भी अब डैमेज कंट्रोल की कवायद में जुटेगी। और माना यह जा रहा है कि ऐसे नेताओं को जिस तरीके से अजय बिश्नोई लगातार मुखरता से ट्वीट के माध्यम से अपनी बात न सिर्फ सरकार तक पहुंचा रहे हैं, संगठन तक पहुंचा रहे हैं, बल्कि सीधे तौर पर जनता में भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी अनदेखी की गई है। वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष विभाग बंटवारे के बाद भी चुटकी लेने से बाज नहीं आ रहा है। आज दिग्विजय सिंह ने भी विभाग बंटवारे को लेकर ट्वीट करा। पहला ट्वीट अगर हम उनका देखें तो 9 दिनों बाद विभाग का बंटवारा किया गया और अब विभागों में भी जो है लूट देखने को मिली। इस तरीके की बात उन्होंने जो है सीधे तौर पर विभाग बंटवारों को लेकर कही है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक माने जाने वाले मध्य प्रदेश के परिवहन और राजस्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह राजपूत को दोबारा से जो है राजस्व और परिवहन दिए जाने पर भी उन्होंने ट्वीट के नाम से चुटकी ली है। तो सीधे तौर पर अब इसको लेकर कांग्रेस जरूर चुटकी ले रही है, लेकिन अगर हम बात करें टीम शिवराज की तो एक तरीके से टीम शिवराज अब तैयार हो गई है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में आगामी समय में काम करना है, विकास की योजनाओं को तेज गति से चलाना है और सभी विभागों को, क्योंकि कई बड़े बड़े महत्वपूर्ण विभाग थे जिनका मंत्री ना होने के कारण उन विभागों को अभी तक अधिकारी चला रहे थे कोरोना संकट काल में, लेकिन अब उनको जो है मंत्री मिल गया है तो निश्चित रूप से जो काम अटके पड़े थे उनमें अब गतिशीलता आएगी। जी मनोज जी, सवाल ये भी है, जैसे हम देख रहे हैं अजय बिश्नोई लगातार ट्वीट के जरिए अपनी बात कह रहे हैं, यानी उनके मन में कहीं ना कहीं दर्द भी होगा, विरोध भी होगा। एक और ऐसे मंत्री है जिन्होंने विस्तार के पहले हल्का सा विरोध दिखाया था, उनका नाम है विजय शाह। तो अब उन्हें तो स्वच्छंद रहने के लिए वन विभाग मिल गया है, वन विभाग की ताजा वादियों में वो घूमेंगे, मजे भी लेंगे और हमें लगता है वनों को बचाएंगे भी देश के लिए, प्रदेश के लिए। लेकिन क्या ये माना जाए कि अब बीजेपी में भी थोड़ी बहुत दबाव की नीति काम करने लगी? जी निश्चित रूप से थोड़ी बहुत दबाव की नीति जरूर मनोज जी देखने को मिली है। यही कारण है कि विभाग बंटवारे को लेकर 9 दिन का तकरीबन समय लग गया और कल जो लिस्ट आने वाली थी, आज सुबह वो विभागों की लिस्ट आई है, जो साफ तौर पर बताती है कि कल देर रात तक भी काफी गहमा गहमी का माहौल था। यही कारण है क्योंकि बीजेपी में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना लंबा समय मंत्रिमंडल विस्तार में लगा हो या विभाग बंटवारे में लगा हो, तो निश्चित रूप से दबाव जरूर है। लेकिन अब विभाग बंटवारे के बाद ये दबाव कम करने की कोशिश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की है और सबको साथ लेकर सबको संतुष्ट करके आगामी उपचुनाव के रण में बहुत बहुत धन्यवाद आकाश आपको। और इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदारी भी दी गई है। वो बहुत ही धैर्यवान लीडर है और जानते हैं कि कब किसको कहां मैनेज करना है, किसको साथ लेकर चलना है और किसको सड़क पर दिखाना है कि निकल लो अब। तो यही समझ आता है, यही शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहा जाता है। लेकिन बड़ा चैलेंज, बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि अब उपचुनाव सामने है, मंत्रिमंडल का विस्तार के बाद विभाग भी बढ़ गए हैं। अब विभागों को लेकर जल्द, मतलब कम दिनों में ज्यादा काम करना है। देखना होगा। अगली खबर
मध्य प्रदेश यानी भोपाल की रातीवाड़ थाना क्षेत्र में जन्मदिन की पार्टी में नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस को रात 3 बजे 5 नाबालिग लड़कियों के शराब के नशे में घूमते हुए मिली थी। जब नाबालिग लड़कियों से पूछताछ हुई तो लड़कियों ने बताया कि तथाकथित पत्रकार, अब आप देखिए पत्रकार भी तथाकथित होने लगे हैं। एक वो पत्रकार है जो अपने मिशन पर काम करता है, एक वो पत्रकार है जो देश और प्रदेश के लिए काम करता है, लेकिन ये तथाकथित पत्रकार लिखवा कर और अपने आप को पत्रकार कहकर गंदगी पैदा करते हैं। ये तथाकथित पत्रकार है बताने वाले प्यारे मियां अपनी महिला सहयोगी दलाल स्वीटी की मदद से जन्मदिन की पार्टी मनाने ले गए थे, जहां उनका शारीरिक शोषण किया गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुलिस की कार्रवाई के बाद कुछ लोगों को इसमें हिरासत में लिया है। लेकिन फरार आरोपी प्यारे मियां अब तथाकथित पत्रकार जो अपने आप को पत्रकार कहता था उस पर 10,000 का इनाम इरशाद बली जो कि डीआईजी है उन्होंने घोषित किया है। बात यही नहीं रुकी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको काफी गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर बैठक भी बुलाई और इस दौरान सीएम ने नाबालिग बेटियों के साथ हुई दुर्घटना को गंभीरता से लेते हुए कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि जो इसमें भी शामिल है किसी को नहीं छोड़ा जाए और प्यारे मियां को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए जाए, साथ ही प्यारे मियां की शासकीय आवास को खाली कराने के आदेश दिए जाए। तो अब साफ है कि सरकार की नजर इन पर टेढ़ी हो गई और कहते हैं कि ऐसे कर्मी मत करिए कि आपका घड़ा भर जाए। घड़ा भर चुका है और सरकार अब इस पर कार्रवाई करने जा रही। शोएब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, शोएब से समझते हैं। शोएब, क्या कहेंगे? प्यारे मियां पर 10,000 का इनाम भी घोषित किया, अपने आप को पत्रकार कहता था, तथा इस तथाकथित पत्रकार का कोई पता लगा? बिल्कुल, देखिए इस कथाकथित पत्रकार प्यारे मियां की यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरह से लगातार टीमें इसको ढूंढने का प्रयास कर रही हैं और आज भी एक जिस तरह से प्रशासन की टीम और पुलिस की टीम द्वारा उनके दफ्तर में आज दबिश दी गई थी, जिस तरह से प्रोफेसर कॉलोनी में उनका दफ्तर है। इसके अलावा जो पुराने सिटी स्थित भी उनका एक अवैध शादी हाल है, वहाँ भी प्रशासन की टीम पहुंची थी और नपती वहाँ पर की है, शायद तोड़ने की भी वहाँ पर कार्रवाई कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। जिस तरह से कल की पूरी घटना थी, नाबालिग जो 5 लड़कियां थी वो पुलिस को मिली थी शराब के नशे में और उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और जिस तरह से इस खुलासे में भी जिस तरह से नए खुलासे सामने आए कि देह व्यापार में भी इन लड़कियों को लगाया जाता है, रसूखदारों के लिए पार्टियां अरेंज की जाती थी फार्म हाउस पे, फ्लैट पे और इन लड़कियों का यौन शोषण किया जाता था। जिस तरह से मामला दर्ज हुआ है और इसकी जो सहयोगी है उससे भी पूछताछ जो स्वीटी है की जा रही है पुलिस की। लेकिन देखिए आज जिस तरह से सरकार भी कहीं ना कहीं एक्शन में नजर आ रही है। शिवराज सिंह चौहान ने आज मंत्रालय में गृह विभाग की बैठक ली जिसमें गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद थे। इसके अलावा डीजीपी के अलावा अन्य जो इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं वो मौजूद थे। जिस तरह से सीधे तौर पर सीएम शिवराज ने कहा है कि प्यारे मियां की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, क्योंकि इस तरह के लोग जो है पत्रकारिता की आड़ में गलत अनैतिक काम करते हैं और जो पत्रकारिता को बदनाम भी करते हैं। लेकिन ये जो प्यारे मियां ये कब से लगाता है इस तरह के अवैध धंधों में और इस पर नजर क्यों नहीं पड़ी पुलिस की? बिल्कुल, देखिए मिली भगत भी कई बार देखने को मिलती है। इससे पहले भी कई बार शासकीय भूमि पर अवैध तरीके से कब्जे करने के आरोप लगे हैं, लेकिन पत्रकारिता की आड़ में इस तरह के अनैतिक जो काम लगातार उनके द्वारा किए जा रहे थे। फिलहाल देखिए अब जो है एफआईआर उन पर जिस तरह से 376 पॉस्को एक्ट के तहत हुई है और अब कार्रवाई निश्चित यहाँ पर तय लग रही है। फिलहाल फरार हैं। 10,000 का डीआईजी इरशाद वली ने इनाम भी घोषित किया। आज भी जिस तरह से पत्रकारों के सामने डीआईजी ने कहा था कि टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं गिरफ्तारी के लिए और जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया तो संभवतः है कि रात तक उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। फिलहाल सरकार अब उनकी जिस तरह से जो शासकीय जमीनों पर अवैध कब्जे थे उस पर भी नजर बनाई हुई है। एक पुराने सिटी अगर बात की जाए पुराने भोपाल की, तो वहां पर एक अवैध तरीके से शादी हाल बनाया गया था, तो उस पर भी आज नपती के लिए टीम गई थी और उसको भी तोड़ने की कवायद जल्द जल्द देखने को मिल सकती है। चलिए, हम उनकी नहीं कहेंगे, उसकी अवैध संपत्ति पर भी अब पुलिस की नजर पड़ गई। जब इस तरह के लोग समाज के लिए कलंक बन जाए तो उनको उनकी कहने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी कहना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो कलंक है और इन पर सरकार की नजर है, क्योंकि पत्रकारिता के काम को ये गंदा कर रहे थे। ये काम ऐसा कर रहे थे कि नाबालिग बच्चियों को अपना शिकार बनाया करते थे, जिसमें उम्र हम बताएंगे तो आपको सुनकर आश्चर्य भी लगेगा और हमें दुख भी होगा। हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बच्चियों को इन्होंने शिकार बनाया। कई दफा उन परिजनों को भी समझना पड़ेगा कि आखिर उनके बच्चे है कहाँ। यदि वो नाबालिग है तो घर से इतनी देर तक बाहर क्यों है, ये जिम्मेदारी उनकी भी है, उन्हें भी देखना पड़ेगा। तो हमें लगता है इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकेगा। अगली खबर की तरफ हम चढ़ते तो मध्य प्रदेश से सीधे छत्तीसगढ़ चलेंगे। छत्तीसगढ़ में अब बिजली उपभोक्ताओं को एक करारा और बड़ा झटका लगने वाला है। यहाँ बिजली उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलने वाली। वहीं 2 महीने से ज्यादा समय तक बिजली बिल रोकने पर बिजली बिल हाफ
योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान किसी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया गया था। इसके साथ ही पावर कंपनी ने स्पॉट बिलिंग के सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किया है। जनता को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बिजली उपभोक्ताओं को अब लगेगा झटका। समझेंगे इस खबर को, लेकिन ये साफ नजर आ रहा है कि अब कोई छूट नहीं मिलेगी। और शायद मुझे याद है कि चुनाव में बड़े बड़े वादे किए गए थे सरकार की तरफ से। क्या कहेंगे कुलेश्वर? छत्तीसगढ़ से कुलेश्वर जुड़ रहा है मेरे साथ, कुलेश्वर से समझ लेते हैं। कुलेश्वर, क्या कहेंगे, ये जोर का झटका धीरे से? देखिए बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से अभी लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में सरकार ने कहा था कि 2 महीने जो बिल जो आम जनता जो देंगे उसमें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा और अब बिजली बिल हाफ का पूरा लाभ जो मिलेगा। लेकिन उस दौरान भी हम पूरे प्रदेश भर की अगर बात करें तो प्रदेश भर से कई तरह शिकायतें आ रही थी कि जो मीटर रीडिंग जो हुआ है वास्तविक में उससे ज्यादा जो है बिल आ रहा है। कईयों के घर में तो जो है बिजली का जो बिल है बढ़ चढ़कर आया था। कई शिकायतें भी सरकार से की गई थी और साथ ही बिजली कंपनियों से की गई थी, लेकिन उसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया। आपको बता दूं कि सरकार ने वादा किया था कि 400 से यूनिट के अंदर जब बिजली बिल आएगा तो वो बिजली बिल हाफ किया जाएगा, लेकिन हाफ होता वो नजर नहीं आता। और निश्चित तौर पे एक बार और बड़ा झटका जो है सरकार की तरफ से मिला है कि अब जो 2 महीने के बिल अगर नहीं पटाएंगे तो उसको बिजली बिल का हाफ योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर एक तो कोरोना कार्यकाल चल रहा है, वैसे ही आर्थिक संकट से जो लोग है वो जूझ रहे हैं, और दूसरी बार जो बिजली का एक अतिरिक्त भार जो लोगों के ऊपर पड़ा है, तो कहीं ना कहीं से आम जनता और परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी सिर्फ एक जो गाइडलाइन है वो यहाँ पे जारी की गई, लेकिन देखने वाली बात है कि आगे ये बिजली बिल हाफ का जो योजना जो शुरुआत की है सरकार, उसका लाभ मिलता ही नहीं मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी आदेश निकला है उससे आम जनता के जेब में अतिरिक्त भार निश्चित तौर पर पड़ेगा और जनता कुल मिलाकर इससे परेशानी होगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो क्या इसमें कोई विरोध के स्वर भी दिखाई दे रहा है? विपक्ष ने सवाल खड़े किए। देखिए विपक्ष तो लगातार यही कह रही है कि सरकार जो वादा करती है वो वादा को निभाती नहीं है। सिर्फ 2 से 3 महीने ही वो जो वादा करती है वादा डिटेल से चलता है, लेकिन आगे चल के तमाम जो इनकी योजना, तमाम जो इनके वादे हैं वो फेल साबित हो जाता है। इसके पहले भी विपक्ष ने कई तरह के सवाल खड़े करते बिजली बिल को लेकर। जब 2-2 महीने को बिजली बिल काफी ज्यादा आ रहा था, 10 से 15 हजार लोगों के घर में बिजली का बिल जा रहा था, कि वो उतना बिजली का उपयोग नहीं किए थे। इसको लेकर भी लगातार जो है कई तरह के आरोप प्रत्यारोप जो है विपक्ष की तरफ से लगाया गया था। और एक बार फिर से विपक्ष का यही कहना है कि सरकार अपने वादों से मुकरती तो कोई नई बात नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का जो काम है वो सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल करने वैसे ही आम जनता परेशान है। और निश्चित तौर पर अगर बिजली बिल हाफ का योजना का अगर जो लाभ जनता को नहीं मिलेगा तो इससे और आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, धन्यवाद कुलेश्वर, आप मेरे साथ जुड़े। तो बिजली बिल हाफ, कर्जा माफ, ये कहा था कांग्रेस ने। अब हाफ जो बिजली बिल है वो नहीं रहेगा, लेकिन इसको लेकर जनता का क्या असर दिखाई देगा थोड़े दिन बाद वो समझ आएगा। पर समझना पड़ेगा कि आप यदि वादे करते हैं तो वादे को निभाइए भी, क्योंकि मौका मिलेगा फिर विपक्ष को सवाल खड़े करने का। अब वापस लौटते हैं मध्य प्रदेश और जबलपुर में आने वाले कूड़ा गांव में अवैध रेत उत्खनन को लेकर विवाद हो गया और इतना विवाद बढ़ा कि फायरिंग भी हुई है। दरअसल ग्रामीण और पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के बेटे के बीच विवाद अवैध रेत उत्खनन को लेकर हुआ था। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच फायरिंग हुई और जिसमें 5 लोग घायल हुए हैं, एक गंभीर घायल हुआ। ये देखिएगा आप, स्पॉट के विजुअल आपको नजर आ रहा है, जिस तरह से गोली चली है, फायरिंग हुई है, ये भी आपको दिखा रहे हैं। इसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के पुत्र समेत 23 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये वीडियो है जो दिखाई दे रहे हैं आपको, देखिएगा किस तरह से हमला हुआ है इसमें, और साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन कई दफा जब सत्ता का रुसूख हो जाता है, पूर्व विधायक शायद लगा होगा उनके परिवार बेटों को कि कोई दिक्कत नहीं, हमारी मम्मी बड़ी नेता है, लेकिन अब ये नेतागिरी 25 लोगों की निकलने वाली, क्योंकि सब पर मुकदमा दर्ज हुआ है। खैर, पुलिस जांच कर रही है। राजेंद्र इस समय जोड़ रहे हैं हमारे साथ। राजेंद्र, क्या कहेंगे, क्या है ये मामला और अभी तक क्या कार्रवाई इसमें हुई? जी मनोज जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है बरगी विधानसभा अंतर्गत बेलखेड़ा गांव में जो है वहाँ का पूरा मामला है, जहाँ पे जो पूर्व विधायक हैं प्रतिभा सिंह, उनके जो पुत्र हैं, पहले भी मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जो शक्ति प्रदर्शन वहाँ पे किया गया था अवैध रेत उत्खनन को लेकर, ये जो है पूरा मामला लंबे समय से चल रहा है। वहीं कल देर रात मैं आपको बता दूं कि कूड़ा घाट है बेलखेड़ा में, वहाँ पे जो है अवैध उत्खनन का कारोबार चल रहा था। वहीं देर रात गोलू सिंह जो है प्रतिभा सिंह के पुत्र हैं, उनके करीब 10 से 12 गाड़ियों में
जो है समर्थक जो उनके से वो भरकर आए हैं और गांव वालों से उन्होंने विवाद किया पहले तो कि वहाँ जो भी है और भी अवैध उत्खनन नहीं चलेगा, जिसको लेकर गांव वालों का और उनका विवाद हुआ। वहीं गोलू सिंह और उनके समर्थकों द्वारा जो है गांव वालों के ऊपर फायरिंग कर दी गई। वहीं गांव वालों ने भी अपनी सुरक्षा देखते हुए छतों से और घरों से पथराव किया, जहां गोलू सिंह मौका देखकर वहां से फरार हो गया। वहीं जब फायरिंग हुई है तो गांव वालों में 5 लोगों को उसमें चोट आई है, वहीं एक जो है वो गंभीर रूप से घायल है। गोलू सिंह कौन है? गोलू सिंह जी, गोलू सिंह कौन है? ये पूर्व विधायक जो बरगी विधानसभा की प्रतिभा सिंह है, उनका ये पुत्र है और पहले भी इनके ऊपर कई मामले जो हैं वो बन चुके हैं। जी चलिए, तो ये कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? जी मैं आपको बता दूं मनोज जी कि ये पूर्व विधायक जो प्रतिभा सिंह है ये भाजपा से है और इनके पुत्र भी हैं, वो भी भाजपा से संबंध रखते हैं। जी चलिए, अब तो सरकार भी आपकी है और सब कुछ आपका है। हमें लग रहा है सरकार समझ पाएगी और ऐसे यदि काम दिखाई देते रहेंगे तो फिर सवाल खड़े होंगे, क्योंकि आपको चुनाव लड़ना, विपक्ष के निशाने पर आप आ जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि 0 टॉलरेंस होगा, अपराध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अगली खबर की तरफ हम बढ़ेंगे तो ये खबर थोड़ी सी दिलचस्प है और ये खबर को लेकर आपको रतलाम चलना होगा। रतलाम से जो खबर सामने आ रही, रतलाम जिले के धराड़ गांव में ग्रामीणों ने उपसरपंच को गधे पर उल्टा बैठाया और गांव की गलियों में घुमाया। उपसरपंच को गधे पर उल्टी सवारी करते ग्रामीण भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रहे थे। दरअसल ये जनता बारिश के लिए किया जा रहा एक जतन है। गांव में मानता है कि बारिश नहीं होने पर गांव के जनप्रतिनिधि को गधे पर उल्टा बैठाकर गांव की गलियों में घुमाने से जल्द बारिश होती है, लेकिन कई जगह से खबरें ऐसी आ रही है। देखिए, उपसरपंच महोदय गधे पर उल्टे बैठ गए। पहले सीधा बैठा करते होंगे, अब उल्टा बैठ गए, क्योंकि अंधविश्वास है ये और कहते हैं कि गधे पर उल्टा बैठ जाने से बारिश हो जाएगी। कहीं बारिश इतनी ना हो जाए कि गधे पे बैठने लायक ही ना बचे। चलिए, हमारे क्या कहना है गांव के लोगों का जरा सुन लेते हैं। गांव धराड़ वालों ने अच्छी बारिश के लिए गांव वालों ने मिल करके एक ये शुगल किया और ये तंत्र और मंत्र जिसमें भी इसमें जोड़ा जा सकता है, तो अच्छी बारिश के लिए और अच्छी फसल पकने के लिए ये काम किया और ये सराहनीय है। अच्छी बात। पुरानी परंपरा है कि गांव में एक बारिश के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा। इस परंपरा को निभाते हुए वो सरपंच को गधे पे बिठा के घुमाया गया, जिससे इस परंपरा का पालन भी हो सके। ये गांव का भ्रमण करते हुए ये शमशान घाट तक घुमाया जाता है और इस परंपरा को पूरी सिद्धो सहज से निभाया जाता है। गांव के अच्छे लोग एकत्रित होकर इस परंपरा को निभाया जाता है। चलिए, भारत विविधताओं का देश है और यहाँ कभी इन बातों का हम बतौर अंधविश्वास भी लेते हैं, कहते भी अंधविश्वास है, लेकिन गांव के लोग हैं, अपनी अपनी मान्यता, अपने अपने जिस तरह के पुराने नियम कायदे रहे उनका पालन करते हैं। उनको लगता है कि इससे बारिश हो जाए, क्योंकि किसान को तो पानी की आवश्यकता होती है। अब गधे पे किसी को उल्टा बिठालना पड़े तो वो गधे पे उल्टा बिठाल देंगे, कुछ और करना पड़े तो वो भी कर देंगे, क्योंकि पानी चाहिए फसलों के लिए। हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या कहेंगे, ये किस तरह का यशवंत नजारा बड़ा जोरदार था कि गधे पर उल्टे बैठ गए उपसरपंच। अब क्या हाल है, बारिश हो रही है या नहीं? जी मनोज, जैसे मैं आपकी इसी बात से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा, दर्शकों को बताना चाहूंगा कि धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हमारा देश और जहां धर्म होता है कहीं न कहीं अंधविश्वास जरूर जागृत होता है। सीधा मामला ये जो पहला मामला देखने में आया है आईएनडी की नजर में है कि जहाँ गधे के ऊपर गांव के मुखिया या कोई भी जनप्रतिनिधि को बिठाकर घुमाया जाता है गाँव में। इसी प्रकार कई गाँव में कई मेंढक मेंढकी की शादी की जाती है, वहीं कुत्ते की शादियों का भी रिवाज एक चला आ रहा है मनोज जी। और उसी के एक इसमें देखा जाए तो उप सरपंच या गांव का पटेल यहाँ गधे पर बिठाकर पूरे गांव में घुमाया जाता है और शमशान में लेकर उनको उतारा जाता है। इतना ही नहीं, इस आस्था में थोड़ा सा अभी जो विजुअल चल रहा है उसमें वो एक कमी और रह गई है कि कहीं न कहीं उनका मुंह भी काला किया जाता है, जो गांव धराड़ के लोगों ने नहीं किया। उसके बाद अच्छी बारिश के लिए कामना की जाती है और कहीं न कहीं इसको अंधविश्वास ही है ये पूरा कि अगर इससे अधिक बारिश हो। लेकिन 3 दिन हो चुके हैं इस काम को किए, अभी तक बारिश जैसा कोई घना बरसात नहीं आ चुकी है। हल्के फुल्के सावन के सहरे जो समझ सकते हैं। अगली बार यदि गधे पर उल्टा बिठा के घुमाए तो वो विजुअल भी जरूर लाइएगा इसमें, जिसका आप कह रहे हैं हमें नहीं मिल पाया, मुंह काला किया जाता है। गधे पे बिठाकर अगर मुंह किसका काला किया जाता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो दरअसल अंधविश्वास के बतौर नहीं,
बल्कि कच्ची कामना के लिए किया गया। अब उसको हम भले अंधविश्वास कहें, ग्रामीण है, अपने अपना परिवेश होता, अपनी अपनी बातें होती। तो मध्य प्रदेश में, देश में ऐसे कई रंग दिखाई देते, यही हिंदुस्तान है। पर मध्य प्रदेश के साथ साथ हम सियासत की खबर या फिर इस तरह की दिलचस्प खबरें लेकर मिड सेशन में आते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी अगले मिड सेशन में कुछ ऐसी ही खबरों के साथ। नमस्कार।